नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ की बात। और अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने लगा है। मौसम ने बदल ली है करवट। 21 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की खबर भी है और ऐसी आशंका है मौसम विभाग ने जताई है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश तो मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आज और कल के दिन देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, टिहरी, बागेश्वर और चंपावत जिले में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। उधर ताउते तूफान की वजह से मौसम बदला हुआ है, जिसका असर देखा जा सकता है। मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल छाए हुए हैं। अगर हम देहरादून की ही बात करें तो वहाँ जो बूंदाबांदी है हल्की से मध्यम वो देखने को मिली और आज और कल के दिन तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो बारिश का दौर जारी है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। तो मौसम बदला हुआ है। मुंबई, गुजरात अगर बात करें तो वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है महाराष्ट्र और गुजरात में अभी तक, जबकि इसका असर, इस ताउते तूफान का असर उत्तराखंड पर भी पड़ रहा है। पूरे उत्तर भारत पर दरअसल इसका असर है। मौसम पूरी तरह बदला हुआ है दिल्ली एनसीआर में भी। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो हर एक जिले के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है और 21 मई तक का अलर्ट है कि प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है और मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाएं चलेंगी तो उसमें खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ा नुकसान उस वक्त होता है जब पेड़ गिरते हैं या कोई दूसरा हादसा हो जाता है, कच्ची दीवारें होती है वो गिर जाती हैं। और हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद बताएंगे कि कितना बदला हुआ है मौसम, क्या क्या अलर्ट है। विनोद, दर्शकों को बताएं कि मौसम विभाग का क्या कुछ अलर्ट है और क्या ताउते तूफान का असर दिखने लगा है उत्तराखंड में। जी राजीव, देखिए, मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया था कि उत्तराखंड में भी आसार ताउते चक्रवाती तूफान के देखे जा सकते हैं, जिसके चलते अलर्ट रहने के निर्देश भी मौसम विभाग की ओर से दिए गए थे और प्रशासन को भी चौकन्ना रहने के लिए एक मौसम विभाग की ओर से संभावना जारी की गई थी। और ऐसे में पूरे प्रदेश का मौसम का हाल आज बदलाव हो चुका है और प्रदेश के तमाम जितने भी ऊपरी पहाड़ी जनपद है उसमें हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और राजधानी देहरादून में भी हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही थी, हालांकि अभी बंद हो चुकी है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। और लगातार जो निचले इलाके हैं वहां पर मौसम विभाग ने ये भी अंदेशा जताया है कि ओलावृष्टि के साथ साथ में तेज हवाएं और तूफान चलने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तो ऐसे में ये आसार भी अब माने जा रहे हैं कि उसका मिला जुला असर अब उत्तराखंड में भी दिखने लगा है कि जिस तरह से ताउते चक्रवाती तूफान का लगातार कई राज्यों में असर देखा जा रहा है, तो उसमें उत्तराखंड में भी हल्का फुल्का असर जरूर देखा जा रहा है। और यही वजह कि पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। और जो निचले इलाके हैं जिसमें हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, उसमें तेज हवाएं और ओलावृष्टि के साथ साथ में तूफान चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो ये जरूर माना जाए राजीव कि अभी हल्का फुल्का असर चक्रवाती तूफान ताउते का यहाँ पर देखा जा रहा है। जी ठीक है विनोद, आप हमारे साथ बने रहे। आप बता रहे हैं कि अभी से असर दिखने लगा है, तो लोग अलर्ट रहें, अपने आप को तैयार रखें और मैदानी हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर कल दोपहर के बाद से ही बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदला है। बद्रीनाथ धाम में कल से ही लगातार बारिश हो रही, जबकि चोटियों पर नीलकंठ, सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी, नर नारायण पर्वत समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी है और बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोरोना संक्रमण के चलते यात्रा अस्थायी तौर पर रुकी हुई है। बद्रीनाथ धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ऊंचाई वाली चोटियों पर एक बार फिर से सफेद बर्फ की चादर दिखने लगी है, जबकि बद्रीनाथ धाम परिसर में बारिश देखने को मिली। और ये सब ताउते तूफान का असर, मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। बद्रीनाथ धाम में हालांकि श्रद्धालुओं का आवागमन फिलहाल बाधित है, श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप ये दृश्य देखिए बद्रीनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के इर्द गिर्द जो पर्वतों की श्रृंखला है वो पहाड़ों से जो है बर्फ से जो है लदी हुई है।
चले बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोरोना के कहर की। उत्तराखंड में लोगों के लिए थोड़ी सी ही राहत की खबर है कि प्रदेश में धीरे धीरे केसेस कम दिख रहे हैं। हर रोज केस कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,785 नए मामले सामने आए, जबकि 79 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। एक दिन में कुल 7,019 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। हालांकि राज्य में कुल आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में अब तक 2,95,790 केस आ चुके हैं और इस वक्त 76,232 एक्टिव केस हैं। 24 घंटों की बात करें, देहरादून में 1226 नए केस मिले, हरिद्वार में 555 केस, पौड़ी में 509 केस, नैनीताल में 442 केस, उधम सिंह नगर में 372 केस। और इन सब के बीच अब ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर है। तो 4,500 से ज्यादा केसेस हैं जो 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। 4,785 के करीब केसेस आए हैं और उत्तराखंड जैसे छोटे से प्रदेश के लिए यह आंकड़ा चिंताजनक बात है, क्योंकि उत्तराखंड में अन्य राज्यों की तुलना में जो टेस्टिंग है वो भी कम हो रही है। और हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और इस खबर पर भी वो और ज्यादा अपडेट्स देंगे। विनोद, केसेस 4,500 से ज्यादा आ रहे हैं, क्या इनको वाकई कहा जाएगा कि कम हो रहे? दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टेस्टिंग कितनी हो रही है प्रदेश में? एक दिन में कितने लोगों का टेस्ट किया जा रहा है और टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट कितने दिन में आ रही है? जी राजीव, देखिए, टेस्टिंग प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से सख्ती के साथ और तमाम जितने भी अलग अलग जनपद हैं वहाँ पर टेस्टिंग पूर्ण रूप से चल रही है और करीब 2 से 3 दिनों के बाद में लोगों की रिपोर्ट आ रही है। और यही वजह है कि अब करीब 4 दिन हो गए हैं। 4 दिनों से जरूर राहत उत्तराखंड में है कोविड काल के चलते, जहां एक तरफ 200 के करीब लगातार मौतें हो रही थी और करीब 8 से 9 हज़ार के बीच में उत्तराखंड में कोविड के मामले आ रहे थे। तो करीब ऐसे 4 दिन हो गए हैं जिसमें अब मौत के आंकड़ों में और कोविड के मामलों में ज़रूर राहत मिली है। राहत की बात तो ज़रूर है और करीब 20 दिनों के बाद में ये आंकड़ा मौत का ऐसा है कि जो 100 के नीचे गया है, यानी 100 से ज़्यादा जो मामले आ रहे थे वो घट गया है। और यही वजह कि अब कल 24 घंटों में करीब 79 लोगों की मौत हुई है और 4,000 से ज़्यादा कोविड के मामले आए हैं। ये राहत की बात ज़रूर है, लेकिन टेस्टिंग लगातार जारी है और ऐसे में कोविड कर्फ्यू जो राज्य सरकार की ओर से लगाया गया है पूरे प्रदेश में, उसमें भी सख्ती बरतने का जो निर्देश राज्य सरकार की ओर से तमाम जिला अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को दिया था, ये भी एक कारण हो सकता है कि उसका असर भी अब देखा जा रहा है कि अब कोविड के मामले हो या मौत के आंकड़े हो वो थोड़े घट रहे हैं। ये राहत की खबर है, लेकिन 4,500 के आंकड़े भी राज्य के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि 4,000 के आंकड़े भी बहुत ही छोटे से प्रदेश के लिए बड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि लगातार मौतों के आंकड़े घट तो जरूर हो रहे हैं लेकिन मौत लगातार हो रही है, क्योंकि अब करीब ऐसे 20 दिनों के बाद में 100 से कम का आंकड़ा मौत पर पहुंचा है, जिसमें 79 लोगों की कल जान गई है। यानी 24 घंटे में 4,000 से ज़्यादा मामले आए हैं, 79 लोगों की मौत हुई है। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है राजीव। लेकिन टेस्टिंग की अगर बात करें तो लेकिन देखते हैं कि ये बस एक ही दिन गिरा है या आने वाले दिनों इसमें गिरावट जारी रहती है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन सबसे चिंता वाली बात यह है कि मैदानों में तो फिर भी लोगों की टेस्टिंग हो पा रही है आसानी से, क्योंकि लैब हैं, सेंटर्स हैं, लेकिन पहाड़ों में नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में श्रम एवं आयुष शिक्षा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थियों को कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में उनकी रोकथाम और उपचार उपलब्ध करवाए जाने के लिए राज्य के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोविड-19 चिकित्सालयों और ASIs द्वारा अनुबंधित किए गए चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उपलब्ध करवाए जाने की स्वीकृति प्रदान की और इससे राज्य के लगभग 30 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। ASI योजना के तहत लाभार्थियों को, लगभग 30 लाख लाभार्थियों को प्रदेश के अंदर जो हमारे इन पैनल हॉस्पिटल हैं, क्योंकि हमारे अपने सरकारी श्रम विभाग के अपने सरकारी हॉस्पिटल ASI के अपने हॉस्पिटल उत्तराखंड में नहीं है, तो जो हमारे उत्तराखंड में इन पैनल हॉस्पिटल है प्रदेश के अंदर, उनमें जो राज्य सरकार के द्वारा कोविड हॉस्पिटल के रूप में अधिसूचित किए गए, उन सब में निःशुल्क इलाज होगा।
रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में गांव में करीब 19 लोगों की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद राज्य मंत्री ने गांव का दौरा भी किया। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने गांव पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में लोगों से ज्यादा सैंपल इकट्ठा करने के निर्देश दिए, जिससे गांव में हुई लोगों की मौतों का सही पता चल सके। तो गांव में लगातार लोगों की मौत हो रही है और गांव वाले ही अंदेशा जता रहे हैं कि जो लक्षण उनमें मिल रहे हैं वो सब कोविड के लक्षण हैं, मसलन बुखार आना, खांसी, जुकाम, ये सारी दिक्कतें, किसी को सांस लेने में तकलीफ, ऐसे में लोगों की मौत हो रही है। तो असल कारण क्या है लोगों की मौत के, इसके लिए एक टीम जाएगी जो निरीक्षण करेगी, सैंपल लेगी और उसके बाद रिपोर्ट आएगी। सवाल ये कि जगह जगह इस तरह से सैंपल कलेक्शन के लिए जो है सेंटर्स बनाए जाने चाहिए थे, जो नहीं बने। ऐसे में ये टीमें अब गांव-गांव जाएंगी, लेकिन सभी गांव तक ये टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं। रामनगर के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पीपीपी मोड पर चल रहे सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां मिली, जिसे लेकर बंशीधर भगत ने अस्पताल के संचालक को बुला लिया और मामले पर जवाब मांगा। मगर मंत्री के सवालों का जवाब देने के बजाय वो बहस करने लगे। हद तो तब हो गई जब अस्पताल संचालक ने ये तक कह दिया कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं जो आपसे खड़े होकर बात करूं। अब इस बात पर मंत्री जी का पारा भी चढ़ गया और उन्होंने अस्पताल संचालक को फटकार लगाई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में हालात इतने खराब हैं कि मंत्री के सवाल पूछने पर इस तरह का बर्ताव किया जाता है। और सवाल यह भी कि जब मंत्री से इस तरह का सलूक हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, तो आम आदमी से क्या हो सकता है उसकी अपेक्षा या उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी गया हूँ 2 मिनट पहले, मैं सुबह से पेशेंट ही देख रहा हूँ। आपके आदमी ने बताया हमको कि आप कार्यालय में? जी, मैं कार्यालय में भी गया था, भी गया था। पहले तो ये कहा कि तबियत खराब है, किसने बोला? लाइसेंस को सर देखिए, मैं इस तरीके से बात नहीं करूँगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात कर पाए। मैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप, तो आपका स्टैंडर्ड टैक्स से ये आप ठेकेदार में सरकार बैठी है, क्यों नहीं हो आप ठेकेदार हैं? आप ठेकेदार हैं, क्या हो? एक सेकंड कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, बताइए किस तरीके से करेंगे, समझ में आ रहा है हमारे? नहीं, आप किस तरीके से करेंगे आपके बता दो। बैंक का ये है, आपने मेरे को लेटर दे दिया, मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। कोविड वैक्सीनेशन इसमें चल रहा था अभी तक। के विधायक जी ने मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था, वो अभी तक खुला नहीं है। एक बहुत बड़ी खेत का विषय, जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज पीपीपी मोड के जो यहाँ पर सबसे सीनियर लोग हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे। ये कोविड सेंटर बनने जा रहा है, तो उसके लिए 100 बेडों की तैयारी हो रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं। इन्होंने कहा कि 5 दिन में ये काम फुल हो जाएगा। तो ये वही अस्पताल है, जब से पीपीपी मोड पर गया है तो तब से बंटाधार है, न लोगों को उपचार मिल पा रहा है, न वहां पर व्यवस्थाएं हैं। शुक्र है कि मंत्री जी गए तो उनको दिखा कि वहां पर स्थितियां ठीक नहीं, लेकिन उसके बाद भी वहां पर तू मैं का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इस बीच में मरीजों का क्या, मरीजों को उपचार चाहिए, सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए रामनगर में एक अच्छे अस्पताल की आवश्यकता है, और सिर्फ रामनगर ही नहीं, पहाड़ों में भी। आगे बढ़ते हैं, देश में कोरोना का आंकड़ा क्या है, सामने आ गया। कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े देश में सामने आ गए। 24 घंटे में 2,67,334 नए केसेस आए हैं और मौत के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ गए और रिकॉर्ड मौत के केसेस सामने आए। एक दिन में 4,529 मरीजों की मौत हुई है कोविड के। कोरोना की वजह से 4,529 लोगों की मौत हो गई है। देश में कुल केसेस 2,54,96,330 पहुंच गए। अब एक्टिव केसेस की बात करते हैं, 32,26,719 पहुंच गए। कुल मौत 2,83,248। वैक्सीनेशन कुल 18,58,09,302। लेकिन मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, मौत के आंकड़े में कमी क्यों नहीं है? सवाल यह है कि क्या ये जो केसेस कम हो रहे हैं, कोरोना के संक्रमित केसेस, क्या ये खेल महज है? क्या ये महज छलावा भर है कि इन केसेस में कमी लेकिन मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है? मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की
कोरोना महामारी को लेकर लगातार मुहिम जारी है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्रों की जन समस्याओं को देखते हुए और स्वास्थ्य सुविधाओं के उच्चीकरण के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चौखुटिया अस्पताल को दिए हैं, जिनमें 4 5 किलो के हैं तो जबकि एक 10 किलो का है। क्षेत्रीय विधायक महेश नेगी और इलाके की जनता ने इसके लिए अनिल बलूनी और बीजेपी केंद्रीय मीडिया टीम के सदस्य सतीश लखेड़ा का आभार जताया है। खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा ब्लॉक में स्थित चारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं और इसके साथ ही दवाइयां भी बांटी। कोरोना की दूसरी लहर से जहां शहरों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की मदद लोगों के लिए काफी अहम है। लहर में जितने भी ज़्यादातर जो हमारे इससे कोरोना के रोगी आ रहे हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत है, ऑक्सीजन की डिमांड है। उसको देखते हुए हमारे खटीमा का जो नागरिक चिकित्सालय है वो हम आज 1-2 दिन के अंदर ही 50 बेड का करने वाले हैं। अभी 20 बेड का चल रहा था, उसको 50 बेड का कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी चारों CHC हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चकरपुर, ड्यूरी, नगरा तराई और प्रतापपुर, वहाँ पर 4 कंसंट्रेटर लगाए जा रहे हैं। देहरादून से खबर, सामुदायिक रेडियो लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। सामुदायिक रेडियो लगाने पर राज्य सरकार मदद देगी। राज्य सरकार 10 लाख रुपए की सहायता करेगी 4 जून 2021 तक। ऐसे में प्रस्ताव मांगे गए हैं सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी रेडियो लगाने के लिए ये प्रस्ताव मांगे गए हैं। शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। 4 जून तक जिलाधिकारियों के जरिए ये प्रस्ताव मांगे गए हैं। स्थानीय लोगों की ये आवाज होता है सामुदायिक रेडियो, जहां पर स्थानीय चूंकि बहुत एक कम दायरे में ये सामुदायिक रेडियो चलता है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होती है और उस इलाके की समस्याएं, उस इलाके की तमाम चीजें उठाई जा सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्थानीय लोगों की आवाज होता है सामुदायिक रेडियो। जब स्थानीय लोग अपने कार्यक्रम खुद बनाते हैं, निर्धारित फ्रिक्वेंसी पर इसे प्रसारित करते हैं और इसी को सामुदायिक रेडियो कहा जाता है। उत्तराखंड में बच्चों में बढ़ते कोरोना के संक्रमण से अब चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई। मई महीना मौतों के लिहाज से सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। 15 दिनों में 1700 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। अभी तक राज्य में 5000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उधर कोरोना की तीसरी लहर भी बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का फोकस कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस वेव में बच्चों के संक्रमित होने की संख्या और संभावना ज्यादा। उत्तराखंड में DRDO की तरफ से बनाए गए 2 अस्पतालों में 25-25 बच्चों के लिए ICU बेड्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही जिलों में अस्पतालों में भी बच्चों के लिए ICU बेड और वार्ड बनाए जा रहे हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।